बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बिल्कुल जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जिस तरह से टॉर्क लगता है सेम टू सेम उसी तरह का इसमें भी है। तो मान लेते हैं कि हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक हम मैग्नेटिक डाइपोल रख देते हैं और वो मैग्नेटिक डाइपोल का ये जो है नॉर्थ पोल होगा और ये जो है मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ पोल होगा। तो ये जो नॉर्थ पोल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड में इधर की तरफ फोर्स लगेगा F और साउथ पोल पर भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जो इसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं क्या है, वो 2L होता है और ये मान लेते हैं कि कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कपल बना रहे हैं। तो कपल की वजह से टार्क क्या होता है, कपल की वजह से टार्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स क्या हो गया, F हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसको x मान लीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम साइन थीटा का सहारा लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब x अपान में हाइपोटेनियस 2L। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2L साइन थीटा। तो अब कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख देते हैं 2L साइन थीटा। अब देखिए F के जगह पर हम लोग लिखेंगे स्मॉल m इंटू कैपिटल B। मतलब ये किस तरह से आ गया भाई, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होता है F अपान में पोल स्ट्रेंथ m नॉट। तो यहाँ पर m नॉट के जगह पर हम लोग m ले रहे हैं, इसका पोल स्ट्रेंथ m है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू m और इंटू 2L साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू हम लोग m इंटू 2L एक साथ ले रहे हैं और इंटू B साइन थीटा। तो m इंटू 2L को हम क्या कहते हैं, कैपिटल M कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो कैपिटल M B साइन थीटा। ये देखिए ब्रैकेट में हो गया हमारा। तो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है कि डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने पर जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसमें हम एक डाइपोल रखे हुए हैं, मैग्नेटिक डाइपोल रखे हुए हैं और ये मैग्नेटिक डाइपोल मान लीजिए थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो इस पर टॉर्क लगेगा और जब इस पर टॉर्क लगेगा तो इसको घुमाने में वर्क करना पड़ेगा हमको। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
is stored in the form of potential energy. अब अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब मान लीजिए कि हमको डाइपोल को डी थीटा घुमाना है, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाई डी थीटा, मतलब डी थीटा घुमाने में जो वर्क डन होगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। आप टाउ की वैल्यू रख दो, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर आपको मान लीजिए थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है तब आप क्या करेंगे, तो देखिए नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग the dipole from theta 1 to theta 2। अगर हमको थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है तब वर्क डन क्या होगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो W इज इक्वल टू एम बी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो अब आइए लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो W इज इक्वल टू एम बी, मतलब माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो cos थीटा 1 मतलब थीटा 1 से थीटा 2 था तो ऊपर वाला पहले cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, माइनस को आप अंदर कर सकते हो, तो W इज इक्वल टू एम बी ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो कभी कभी हमको वर्क डन भी पूछा जाता है, अब यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू एम बी ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें एक जनरलाइज सिचुएशन हम लोग बनाएंगे कि मान लेते हैं कि शुरू में जो डाइपोल था वो एकदम परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब कि मान लेते हैं कि थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 जो है वो कोई जनरल एंगल थीटा है। तो अब ये दोनों डाटा यहाँ पर रखने पर क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू एम बी कास 90 माइनस कॉस थीटा। तो कास 90 जीरो होता है तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले केस में भी ऐसे ही फार्मूला आता है, उसमें पीई कॉस थीटा आता है। तो यहाँ वहाँ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पर जो कैपिटल M है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और B मैग्नेटिक फील्ड और cos थीटा। तो इसमें हम दो सिचुएशन डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम वाले। तो केस 1, अगर हम मान लें कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, तो किसी भी सिस्टम के स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो मस्ट बी मिनिमम, एकदम नेसेसरी कंडीशन हो जाता है, मस्ट बी मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तो ये देखिए माइनस पहले से ही है, अगर cos थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू अगर +1 हो जाए तो ये माइनस में रहेगा, मतलब मिनिमम रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तभी पॉसिबल है जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, +1 हो जाए, और cos थीटा की वैल्यू +1 तब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इस तरह से थीटा दिखाए थे वो थीटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डाइपोल है
उसका जो डाइपोल मोमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ये डाइपोल मोमेंट एस टू एन होता है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और वैसे भी इसको सोच सकते हैं, देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम इसको इसके जगह से थोड़ा सा रोटेट करें तो वापस अपने जगह पे आ जाए तो हम कहेंगे स्टेबल है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, जैसे थोड़ा सा हम यहाँ पर इसे रोटेट करा, तो थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो इस पर फोर्स जो है इस तरह से लगेगा, और इस फोर्स के लगने का मतलब क्या है कि हम इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं और इस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, मतलब हम घुमा के जैसे ही छोड़ेंगे वापस आ जाएगा। और इसका दूसरा केस जो है डिस्कस करते हैं, तो अनस्टेबल वाला केस 2। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए, मस्ट बी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगा, अभी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, अगर ये भी -1 हो जाए तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसके लिए कास थीटा जो है वो इस सिचुएशन में कास थीटा इज इक्वल टू -1 लेना पड़ेगा, और कास थीटा -1 लेने का मतलब है कि थीटा क्या लेना पड़ेगा, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो डायग्राम बनेगा, जैसे हमारा ये डाइपोल मोमेंट हो गया, तो यहाँ पर इधर n बनाएंगे, इधर s बनाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर की तरफ है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, तब क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसमें क्या है कि हम इसको जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, जैसे हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हमने, तो जैसे ही हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो एन वाले पोल पर जो फोर्स है वो इधर की तरफ लगेगा और एस वाले पोल पर फोर्स इधर की तरफ लगेगी, ये तुरंत पलट जाएगा, मतलब ये वापस अपने इनिशियल सिचुएशन में नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाला केस क्या हो गया, अनस्टेबल वाला केस हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।